हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पेपर 844 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि का एक प्रश्न। वाक्य के जिस सेगमेंट या खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर होगी वही हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। हैव यू बीन वर्किंग टुगेदर सिंस मोर देन 2 डिकेड्स। वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, सिंस नहीं फॉर होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, प्रेपोजिशन सिंस का प्रयोग हम समय का बिंदु या पॉइंट इन टाइम बताने के लिए करते हैं, जबकि समय की अवधि या पीरियड ऑफ टाइम का प्रेपोजिशन फॉर है। 2 डिकेड्स 2 दशक या 20 वर्षों का समय एक समय की अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है। सही प्रेपोजिशन होगा फॉर, ना कि सिंस। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, हैव यू बीन वर्किंग टुगेदर फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। क्या आप दोनों 2 दशकों या 20 वर्षों से भी अधिक समय से साथ काम कर रहे हैं। वाक्य के जिस सेगमेंट या खंड में एरर है वो है खंड सी, सिंस नहीं फॉर होना चाहिए था। अन्य किसी सेगमेंट में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 निर्देश है, वाक्य में एक रेखांकित सेगमेंट या खंड है, उसे रिप्लेस करें उस ऑप्शन से जो इसे ठीक करता हो। तो पढ़ते हैं। बोथ मिसेस दीवान एंड हर हस्बैंड वांट्स यू टू विन द कॉन्टेस्ट। वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, वांट्स नहीं वांट होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, जब आप 2 नाउन्स या प्रोनाउंस या 2 सब्जेक्ट्स को बोथ और एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। मिसेस दीवान और उनके हस्बैंड, उनके पति बोथ से जुड़े हैं, वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल होंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अगर वर्ब प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं जोड़ते, फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, उसके साथ किसी एस को नहीं जोड़ा जाता। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, बोथ मिसेस दीवान एंड हर हस्बैंड वांट, ना कि वांट्स, यू टू विन द कॉन्टेस्ट। दोनों के दोनों, श्रीमती दीवान और उनके पति चाहते हैं कि आप स्पर्धा जीतें, आप कॉन्टेस्ट जीतें। हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन डी, क्योंकि मात्र ऑप्शन डी ही इसे ठीक कर रहा है। वांट्स यू टू विन के स्थान पर वांट यू टू विन। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है वांट यू टू बी वन नहीं टू विन होना चाहिए था, पैसिव नहीं एक्टिव वॉइस। और सी कहता है वांट्स यू विनिंग, बिल्कुल नहीं, वांट्स भी नहीं, विनिंग भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है, क्योंकि यही वाक्य को ठीक कर रहा है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 अब की बार हमें मिली है एक इडियम, एक मुहावरा जिसका हमें अर्थ बताना है। तो पढ़ते हैं। टू किक द बकेट मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना, टू डाई। हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन बी, टू डाई, मर जाना। मुहावरा है मर जाने के लिए, टू किक द बकेट। अन्य ऑप्शंस में टू फॉल इल, बीमार पड़ना, बिल्कुल नहीं। टू बी वेरी बिजी, बहुत व्यस्त होना भी नहीं। और टू लुक वो बिगॉन। विद्यार्थी ध्यान दें, वो बिगॉन एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है बहुत उदास, दुखी या मायूस। हमारा आंसर ऑप्शन बी, टू डाई ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 अब की बार निर्देश है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द ओनली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द है जो मिस स्पेल्ट है, इनकरेक्टली स्पेल्ट है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो उस गलत या इनकरेक्टली स्पेल्ट शब्द को सही शब्द से रिप्लेस करता हो, बदलता हो। तो पढ़ते हैं। The leader paid floral tributes to the statue of Mahatma Gandhi after hoisting the national flag. The leader का अर्थ है नेता ने, paid floral tributes, floral का अर्थ है फूलों वाली या पुष्प से संबंधित, tributes है श्रद्धांजलि। To the statue of महात्मा गांधी, statue है मूर्ति, तो उस नेता ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाए या फूलों की श्रद्धांजलि दी। आफ्टर होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग, शब्द होइस्ट का अर्थ होता है ध्वजारोहण करना, ध्वज को ऊपर चढ़ाना, ध्वजारोहण करना। द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय जो हमारा झंडा है उसके ध्वजारोहण के पश्चात महात्मा गांधी की जो स्टैच्यू मूर्ति थी उस पर पुष्पांजलि दी, फूल चढ़ाए, अपनी श्रद्धांजलि पेश की। वाक्य में जिस शब्द की स्पेलिंग गलत है वो है होइस्टिंग। शब्द होइस्टिंग की स्पेलिंग में डबल टी नहीं, सिंगल टी का इस्तेमाल होता है। सही स्पेलिंग होगी HOISTING। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, होइस्टिंग में एक टी का प्रयोग होगा, ना कि 2 का। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। फ्लोरल, ट्रिब्यूट्स और स्टैच्यू, तीनों की स्पेलिंग्स पहले से ही सही है। ऑप्शंस में दी गई स्पेलिंग्स गलत है, तो जो गलत शब्द था, इनकरेक्टली स्पेल्ड था, वो था होइस्टिंग, और उसे हम रिप्लेस कर रहे हैं ऑप्शन डी से। यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 80 निर्देश है, वाक्य में एक अंडरलाइंड शब्द है, हमें उसका सिनोनिम या पर्यायवाची बताना है, तो पढ़ते हैं। डू यू नो द ओल्ड एडिज द शो मस्ट गो ऑन? क्या आप जानते हैं इस पुरानी, एडिज का अर्थ होता है कहावत, द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन का मतलब है काम चलते रहना चाहिए, कितनी भी परेशानियां दिक्कतें आए। तो क्या आप उस पुरानी कहावत को जानते हैं, द शो मस्ट गो ऑन? शब्द एडिज का हमें सिनोनिम बताना है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोवर्ब, जिसका अर्थ भी वही होता है कहावत या सेइंग। अन्य ऑप्शंस में टॉन्ट का अर्थ है व्यंग्य या ताना, चैलेंज आप जानते हैं चुनौती, और फैलेसी एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है भ्रांति या गलत फहमी, इंग्लिश में मिसकंसेप्शन। हमारा आंसर ऑप्शन ए प्रोवर्ब भी रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। शी ऑफन रिमाइंड्स मी दैट आई शुड बी डैश मोर केयरफुल वाइल मेकिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट्स। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है, और लिटिल का अर्थ है थोड़ा या कुछ। इसे लगाकर वाक्य में वाक्य को पुनः पढ़ते हैं। शी ऑफन रिमाइंड्स मी, वो मुझे अक्सर याद दिलाती है, दैट आई शुड बी अ लिटिल मोर केयरफुल, कि मुझे थोड़ा और सावधान होना चाहिए। वाइल का अर्थ है जिस दौरान या जब, मेकिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट्स, जब मैं बड़े निवेश करूं तो मुझे थोड़ा और सावधान होना चाहिए। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। लिटिल का अर्थ है ना के बराबर, ना के बराबर सावधान होने का कोई सुझाव नहीं हो सकता, वैसे भी मोर है तो मोर है अधिक। लीस्ट है न्यूनतम, अ फ्यू का अर्थ है कुछ या थोड़े, ये तो काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। हमारा आंसर मात्र अ लिटिल ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, किंतु निर्देश है एंटोनिम बताएं ब्रैकेटेड वर्ड का, अर्थात ब्लैंक के उपरांत हमें एक ब्रैकेटेड वर्ड मिला है, ब्रैकेट्स के अंदर एक वर्ड मिला है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो ब्लैंक में भरता हो इसका एंटोनिम या विलोम शब्द। तो पढ़ते हैं। मिस्टर खन्ना इज क्वाइट कैलस टूवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक। विद्यार्थी ध्यान दें, ब्रैकेटेड शब्द कैलस का अर्थ है निष्ठुर या दयाहीन या जो असंवेदनशील हो। तो निष्ठुर, असंवेदनशील, हमें चाहिए इसका विलोम शब्द जो हमें इस ब्लैंक में भरना है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। सिंपैथेटिक का अर्थ है सहानुभूति रखने वाला, दूसरे की तकलीफ को समझने वाला। इसे हम वाक्य में लगाकर वाक्य को पुनः पढ़ते हैं। मिस्टर खन्ना इज क्वाइट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द विक्टिम्स। विक्टिम्स का अर्थ होता है पीड़ित। ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक है भूकंप, तो मिस्टर खन्ना जो है वो बहुत सहानुभूति रखते हैं अर्थक्वेक के, उस भूकंप के पीड़ितों के प्रति। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। अनरियलिस्टिक का अर्थ है अव्यवहारिक या अयथार्थवादी, जो रियलिस्टिक नहीं है, यथार्थ पर आधारित नहीं है। अनसिंपैथेटिक का अर्थ है जो सहानुभूति न रखता हो। ये तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, असंवेदनशील, हमें चाहिए एंटोनिम। और प्रैग्मेटिक का अर्थ होता है रियलिस्टिक, व्यवहारवादी, यथार्थवादी। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न। हमें S1 यानी सेंटेंस 1 या सेगमेंट 1 और अंतिम सेंटेंस या सेगमेंट S6 मिला है, इनके बीच में हमें रीअरेंज करना है सेगमेंट्स P, Q, R तथा S को। हल करने की विधि वही है, पहले पढ़ें और फिर लॉजिकली रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। द ग्रोइंग नेक्सस बिटवीन एडवर्टाइजर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रेटन्स जर्नलिस्टिक इंडिपेंडेंस। ग्रोइंग है बढ़ता हुआ, नेक्सस का अर्थ है कनेक्शन या लिंक, एक प्रकार का गठजोड़। किनके बीच में? एडवर्टाइजर्स का अर्थ है विज्ञापन देने वाले। इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम शामिल करते हैं टेलीविजन चैनल्स और इंटरनेट के मीडिया को। थ्रेटन्स, ये खतरा उत्पन्न करता है जर्नलिस्टिक इंडिपेंडेंस, जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता है उसके प्रति खतरा उत्पन्न करता है। ये जो नेक्सस है बढ़ता हुआ गठजोड़ है। चैनल्स डिपेंडेंट ऑन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, चैनल्स जो निर्भर है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का अर्थ है विज्ञापन से होने वाली आय पर। अवॉइड स्टोरीज दैट में ऑफेंड देयर कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स, वो अवॉइड करते हैं, बचते हैं उन कहानियों अर्थात उन खबरों को, उनको अवॉइड करते हैं उन कहानियों खबरों को दैट में ऑफेंड देयर कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स, जो ऑफेंड कर दे। ऑफेंड का अर्थ है बुरा मनवाना या नाराज करना, जो नाराज कर दें उनके कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स का अर्थ है प्रायोजक, एडवर्टाइजर्स ही स्पॉन्सर्स हैं। तो फिर जो चैनल्स ऐसे विज्ञापनों की आय पर निर्भर करते हैं वो ऐसी खबरों को अवॉइड करते हैं जिनसे उनके प्रायोजक नाराज हो जाएं।
क्यों कहता है एडवर्टाइजर्स? एडवर्टाइजर्स मीन्स जो विज्ञापन देते हैं, अक्सर ऐसी कंपनियां आदि। अवेयर ऑफ देयर लिवरेज, लिवरेज का अर्थ है प्रभावित करने की क्षमता या इन्फ्लुएंस प्रेशराइज चैनल्स इनटू सप्रेसिंग अनफेवरेबल कवरेज। वो दबाव डालते हैं चैनल्स पर कि वो सप्रेस करें, दमन करें अनफेवरेबल कवरेज का, प्रतिकूल जो खबरें हैं उनको दबाएं, उनके खिलाफ जो खबरें हैं उनको दबाएं, दमन करें। दिस ग्रेजुअली शिफ्ट्स, इससे धीरे धीरे बदलने लगता है एडिटोरियल प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज का अर्थ है प्राथमिकताएं, फ्रॉम पब्लिक इंटरेस्ट टू कमर्शियल इंटरेस्ट। तो इससे क्या होता है कि जो संपादकीय प्राथमिकताएं हैं वो सार्वजनिक हित की जगह व्यापारिक या व्यावसायिक हित की तरफ चली जाती हैं। एस कहता है जर्नलिस्ट, पत्रकार 10 इस प्रकार लर्न व्हाट नॉट टू रिपोर्ट विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली टोल्ड। एक्सप्लिसिटली का अर्थ है क्लियरली। इस प्रकार जो पत्रकार हैं वो सीख जाते हैं क्या चीज़ खबर नहीं करनी है, किस चीज़ की खबर को नहीं छापना बताना है, बिना उन्हें ये बताए हुए, बिना निर्देश के ही वो समझने लगते हैं। अनलेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिड्यूसेस इट्स डिपेंडेंस ऑन एडवर्टाइजर्स, यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है अपनी निर्भरता को कम नहीं करेगी ऐसे एडवर्टाइजर्स पर, ट्रू एडिटोरियल फ्रीडम विल रिमेन अ मिथ। तो जो सच्ची संपादकीय स्वतंत्रता है वो सिर्फ एक मिथ बनी रहेगी। मिथ का अर्थ है एक झूठी चीज़, एक मनगढ़ंत विचार। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर एडवर्टाइजर्स का बड़ा दबाव होता है और इनके बीच में एक प्रकार का अनहोली नेक्सस है, एक गठजोड़ है जो सही नहीं है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है PR तथा QS। सबसे पहले ओपनिंग सेगमेंट हमारे पास ही है S1, द ग्रोइंग नेक्सस बिटवीन एडवर्टाइजर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रेटन्स जर्नलिस्टिक इंडिपेंडेंस। उसके उपरांत होगा खंड P, चैनल्स डिपेंडेंट ऑन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू अवॉइड स्टोरीज दैट मे ऑफेंड देयर कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स। P के उपरांत होगा खंड R, दिस, ये जो चीज़ है ग्रेजुअली शिफ्ट्स एडिटोरियल प्रायोरिटीज फ्रॉम पब्लिक इंटरेस्ट टू कमर्शियल इंटरेस्ट। चूँकि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पर निर्भर है तो इससे उनका जो सोच है वो बदलने लगती है और संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित की जगह व्यावसायिक हित की तरफ शिफ्ट हो जाती है। R के उपरांत होगा खंड Q, एडवर्टाइजर्स अवेयर ऑफ देयर लीवरेज। जो एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं वो कंपनियां जानती हैं अपने प्रभाव को, वो दबाव डालती हैं चैनल्स पर इनटू सप्रेसिंग अनफेवरेबल कवरेज। और उसके उपरांत मात्र खंड ऐसे ही हो सकता है जर्नलिस्ट 10 लर्न, इस प्रकार जर्नलिस्ट सीख जाते हैं नॉट टू रिपोर्ट विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली टोल्ड। बिना स्पष्ट रूप से बताए भी जर्नलिस्ट इस प्रकार सीख जाते हैं कौन सी खबरों को नहीं छापना है। और अंतिम खंड S6 हमारे पास है अनलेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिड्यूसेस इट्स डिपेंडेंस ऑन एडवर्टाइजर्स। अगर जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी निर्भरता को जो एडवर्टाइजर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उन पर निर्भरता कम नहीं करती है तो फिर जो सच्ची एडिटोरियल या संपादकीय स्वतंत्रता है वो सिर्फ एक मिथ बनी रहेगी, एक काल्पनिक विचार बनी रहेगी। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट P, उसके उपरांत R, फिर Q तथा S। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन D PRQS ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 निर्देश है नीचे दिए गए शब्द का हमें बताना है सिनोनिम वाक्य में से। तो वाक्य में से दिए गए शब्द का सिनोनिम है पर्यायवाची बताएं। तो पढ़ते हैं। शब्द है फर्टिव जिसका अर्थ होता है गुप्त या चुपके चुपके। अगर कोई काम गुप्त रूप से हो तो उसे कहेंगे फर्टिव। ही कास्ट स्टेल्थी ग्लांस, स्टेल्थी का अर्थ वही होता है सीक्रेट या गुप्त। ग्लांस का अर्थ है कोई नज़र। आप सरसरी तौर पे किसी चीज़ को देखते हैं तो आप एक ग्लांस कर रहे हैं, यू आर कास्टिंग अ ग्लांस, एक नज़र डाल रहे हैं। एट द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फिडेंशियल का अर्थ होता है गोपनीय, जिन्हें सीक्रेट रखना है। डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज ऑन हर डेस्क बिफोर क्वाइटली स्लिपिंग आउट ऑफ द रूम। तो उसने जो है एकदम गुप्त नज़र डाली उन गोपनीय दस्तावेज़ों पर जिनको छिपा के रखना था, बताना नहीं था। उसकी डेस्क पर पड़े थे वो दस्तावेज और बिफोर क्वाइटली स्लिपिंग आउट ऑफ द रूम, चुपचाप कमरे से निकलने से पहले। वाक्य में जो शब्द फर्टिव का सिनोनिम है वो है स्टेल्थी या सीक्रेट। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। स्टेल्थी ये पर्यायवाची है फर्टिव का। अन्य ऑप्शंस आप पहले ही सीख चुके हैं। कॉन्फिडेंशियल है गुप्त, गोपनीय, गोपनीय का अर्थ है जिसे हमें छिपाना है, जबकि फर्टिव का अर्थ है चुपके चुपके या गुप्त रूप से, राइट।
तो गोपनीय नहीं, गुप्त या सीक्रेट होना चाहिए था। क्वाइटली है चुपचाप, स्लिपिंग आप जानते हैं, स्लिपिंग आउट है चुपचाप कहीं से निकल जाना। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, निर्देश है दिए गए वाक्य का वॉइस बदलें, तो पढ़ते हैं। हमें मिला है वैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य जिसे हम बदलेंगे पैसिव में। वर द चिल्ड्रन मेकिंग अ टेरेबल नॉइज। ऐसे वाक्य में विद्यार्थी सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचाने। टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस और वॉइस है एक्टिव। वर द चिल्ड्रन मेकिंग अ टेरेबल नॉइज, पैसिव वॉइस में नया सब्जेक्ट होगा टेरेबल नॉइज, एक भयावह शोर। पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर जैसी भी आवश्यकता हो। चूंकि नॉइज सिंगुलर है, वॉज का इस्तेमाल होगा, उसके उपरांत आएगा बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। वॉज अ टेरेबल नॉइज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। क्या एक भयावह शोर बच्चों द्वारा किया जा रहा है। वॉज, उसके बाद नया सब्जेक्ट टेरेबल वॉइस बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ए कहता है वर अ टेरेबल नॉइज, नहीं वॉज होना चाहिए था। सी कहता है वॉज अ टेरेबल नॉइज मेड, बीइंग अनुपस्थित है। डी कहता है हैड अ टेरेबल नॉइज, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, एक बार फिर से वही निर्देश है। प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है होस्टाइल, जिसका अर्थ होता है प्रतिकूल या शत्रुवत। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। शब्द अनफ्रेंडली का भी वही अर्थ है, प्रतिकूल या अमित्रवत। अन्य ऑप्शंस में प्लेजेंट का अर्थ है सुखद या सुहावना। ऑप्शन बी कंसीटेड एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ होता है अभिमानी, घमंडी, इंग्लिश में प्राउड या एरोगेंट। और अंतिम ऑप्शन सी कॉर्डियल का अर्थ होता है मित्रतापूर्ण या मैत्रीपूर्ण। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है क्योंकि यही प्रश्न शब्द का सिनोनिम है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, अब की बार मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। द लास्ट पीस ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्टिस्ट, अ म्यूजिशियन एटसेट्रा। किसी आर्टिस्ट, कलाकार या संगीतकार, म्यूजिशियन की अंतिम कृति या रचना को क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं स्वॉन सॉन्ग। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी कलाकार, संगीतकार आदि की अंतिम रचना। जबकि ऑप्शन ए डेब्यू का अर्थ है किसी भी कलाकार, खिलाड़ी आदि की प्रथम रचना, प्रथम अपीयरेंस, प्रथम मैच जैसी भी स्थिति हो। ऑप्शन बी प्रेफस का अर्थ है प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। किसी लेख, किताब आदि का जो इंट्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं प्रेफस। उच्चारण पर ध्यान दें, उच्चारण है प्रेफस। और अंतिम ऑप्शन डी मैग्नम ओपस एक बेहतरीन शब्द है किसी कलाकार, किसी संगीतकार आदि की जो सर्वोच्च या जो सबसे उत्कृष्ट रचना या परफॉर्मेंस होती है, या जो उसकी कृति ऐसी होती है जो सर्वोच्च हो, सबसे उत्कृष्ट हो, उसे कहते हैं मैग्नम ओपस। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी स्वॉन सॉन्ग ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, हमें मिला है एक वाक्य जिसमें एक अंडरलाइंड शब्द या रेखांकित वर्ड है। हमें उसे रिप्लेस करना है ऐसे ऑप्शन से जो इसे ठीक करता हो, तो पढ़ते हैं। इट इज द प्राइम मिनिस्टर्स प्लाइट टू अलॉट मिनिस्टेरियल पोर्टफोलियोज टू हिज कैबिनेट कॉलीग्स। प्लाइट नहीं, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए प्रीरोगेटिव ही हो सकता है। विद्यार्थी ध्यान दें, प्लाइट शब्द का अर्थ है दुर्दशा, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें आप बहुत तकलीफ या परेशानी में, दुर्दशा। जबकि हमें चाहिए प्रीरोगेटिव जिसका अर्थ है विशेषाधिकार। वाक्य में हम इसे लगाकर वाक्य को पुनः पढ़ते हैं। इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर्स प्रीरोगेटिव, ये प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो आवंटित करें मंत्रियों के पोर्टफोलियोज का अर्थ है पद, कि वो मंत्रियों के पद या मंत्री पद जो हैं वो आवंटित करें टू हिज कैबिनेट कॉलीग्स, अपने कैबिनेट के साथियों को। अन्य ऑप्शंस में प्रेमोनिशन का अर्थ है पूर्वाभास। आपको पहले से ही आभास हो जाए कि कुछ अनिष्ट या प्रिय होने वाला है, तो इस आभास को कहेंगे प्रेमोनिशन। प्रेजेंटिमेंट भी प्रेमोनिशन का ही सिनोनिम है जिसका अर्थ है पूर्वाभास, अक्सर अनिष्ट या किसी बुरी खबर का। हमारा आंसर ऑप्शन ए प्रीरोगेटिव ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, अब की बार मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पढ़ते हैं। आई सेड टू द वेटर कोट एंड कोट, डू द गेस्ट्स गिव यू जेनरस टिप्स। जेनरस है उदार या उदारतापूर्ण और टिप्स है बख्शीश। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले ध्यान दें रिपोर्टिंग वर्ब पर।
रिपोर्टिंग वर्ब सेट पास्ट टेंस में है। उसके उपरांत देखें रिपोर्टेड क्लॉज में दिए गए वाक्य के टेंस और उसके प्रकार पर। रिपोर्टेड क्लॉज में हमें मिला है इंटेरोगेटिव वाक्य जो एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और टेंस है सिंपल प्रेजेंट। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सेड हो जाएगा आस्क्ड या क्वेश्चनड। चूंकि हमें रिपोर्टेड क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्न मिला है, हम इस्तेमाल करेंगे इफ या वेदर का और सिंपल प्रेजेंट बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। तो इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है, आई आस्क्ड द वेटर। उसके उपरांत चूंकि इंटरोगेटिव वाक्य है, इफ द गेस्ट सिंपल प्रेजेंट गिव बदल जाएगा सिंपल पास्ट में गिव हिम जेनरस टिप्स, कि क्या जो मेहमान आते थे उस रेस्टोरेंट इत्यादि में वो उसे उदारतापूर्ण बख्शीश देते थे या नहीं। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें तो उनकी भी समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है आई टोल्ड द वेटर, टोल्ड नहीं आस्क्ड होना चाहिए था। बी कहता है आस्क्ड टू द वेटर, टू नहीं, आस्क्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू का प्रयोग नहीं होगा, आस्क्ड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, आस्क्ड द वेटर, दैट भी नहीं, इफ होना चाहिए था। सी कहता है आस्क्ड द वेटर डिड द गेस्ट, डिड नहीं। इनडायरेक्ट स्पीच में विद्यार्थी ध्यान दे वाक्य की रचना हमेशा असर्टिव होती है, इंटेरोगेटिव नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी, आई आस्क्ड द वेटर इफ द गेस्ट्स गेव हिम जेनरस टिप्स ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। हमें मिला है ट्रांजिएंट जिसका अर्थ होता है क्षणिक या अल्पकालिक, जो चीज़ थोड़े ही समय में समाप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, उसे कहते हैं ट्रांजिएंट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। परमानेंट का अर्थ होता है स्थायी। अन्य ऑप्शंस में बनाल का अर्थ है घिसा पिटा, ऐसी चीज़ जिसमें नवीनता नहीं है, जो घिसी पिटी है, ऐसे कथन या बात को कहेंगे बनाल। इसका एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है हैकनीड। हैकनीड का भी वही अर्थ है घिसा पिटा। ऑप्शन सी इनएफेबल एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है अवर्णनीय, कोई चीज़ इतनी अच्छी या महान हो कि उसका वर्णन न कर सके उसे कहते हैं इनएफेबल, जैसे इनएफेबल जॉय। और अंतिम ऑप्शन डी एवनिसेंट तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, पर्यायवाची है, इसका अर्थ भी वही है क्षणिक, अल्पकालिक या क्षणभंगुर। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में हमें मिला है एक वाक्य। हमारा आंसर वो सेगमेंट होगा जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि हो। तो पढ़ते हैं इंग्लिश बिसाइड्स 4 अदर सब्जेक्ट्स आर टॉट एट माई इंस्टीट्यूट। आर नहीं, इज होना चाहिए था, विद्यार्थी ध्यान दें। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये प्रश्न है। जब आप दो सब्जेक्ट्स को बिसाइड्स, एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ से जोड़ते हैं, जो पहला सब्जेक्ट है ऐसी दशा में वही मेन सब्जेक्ट या मूल सब्जेक्ट माना जाएगा। शेष को हम कहेंगे पैरेंथेटिकल फ्रेज। तो सरल भाषा में कहें, हम यहाँ जोड़ रहे हैं अदर सब्जेक्ट्स, 4 अदर सब्जेक्ट्स को इंग्लिश से। किसके माध्यम से? बिसाइड से। वर्ब और प्रोनाउन का निर्धारण होगा पहले सब्जेक्ट इंग्लिश से, यही मेन सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश बिसाइड्स 4 अदर सब्जेक्ट्स, आर नहीं इज होना चाहिए था क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है। इज टॉट एट माई इंस्टीट्यूट अनुवाद होगा 4 अन्य सब्जेक्ट्स के अलावा इंग्लिश मेरे संस्थान में पढ़ाई जाती है। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड बी, आर नहीं इज होना चाहिए था, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 अब की बार निर्देश है वाक्य में 4 अंडरलाइंड या रेखांकित शब्द हैं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो पढ़ते हैं एन एक्सटेम्पेयर स्पीच डिमांड्स स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का अर्थ है सहजता, स्वाभाविकता। विद द स्पीकर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का अर्थ है उम्मीद करना, टू जनरेट एंड डिलीवर आइडियाज इंस्टेंटेनियसली का अर्थ है तुरंत। जो शब्द मिस स्पेल्ट इन चारों में से वो है एक्सटेम्परी। विद्यार्थी ध्यान दे, एक्सटेम्पेयर नहीं, एक्सटेम्परी। EXTEMPARE तो एक्सटेम्पेयर है, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। सही शब्द है एक्सटेम्परी। विद्यार्थी इस शब्द के उच्चारण पर भी ध्यान दें, शब्द का सही ब्रिटिश उच्चारण है एक्सटेम्परी, यद्यपि स्पेलिंग POR में खत्म होती है। एक्सटेम्परी का अर्थ होता है कोई चीज़ जो बिना किसी पूर्व तैयारी के की गई हो। तो अगर कोई चीज़ आप बिना पूर्व तैयारी के, बिना रिहर्सल के करते हैं तो वो है एक्सटेम्परी। वाक्य में इसे लगाकर पुनः वाक्य को पढ़ते हैं। एन एक्सटेम्परी स्पीच, एक बिना रिहर्सल के या तुरंत दी गई स्पीच डिमांड्स स्पॉन्टेनिटी। ऐसी स्पीच में चाहिए स्वाभाविकता, सहजता। विथ द स्पीकर एक्सपेक्टेड टू जनरेट एंड डिलीवर आइडियाज इंस्टेंटेनियसली, और उम्मीद की जाती है उस स्पीकर से कि वो आइडियाज़ को डिलीवर करेगा। कैसे? इंस्टेंटेनियसली यानी तुरंत, इंस्टेंटली। जो शब्द मिस स्पेल्ट है वो है डी
एक्सटेम्पेयर नहीं, एक्सटेम्परी होना चाहिए था, एक स्थान पर वो होना चाहिए था, अन्य किसी भी रेखांकित शब्द में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी कहलाता है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का अर्थ है अराजकतावादी। ऐसा व्यक्ति जो किसी नियम, कायदे और सरकार की आवश्यकता को समझता ही नहीं है, एनार्किस्ट या अराजकतावादी। अन्य ऑप्शंस में आर्सनिस्ट का अर्थ है आगजनी करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो आग लगाना चाहता हो, आगजनी करने वाला। एथीइस्ट का अर्थ है नास्तिक, और अंतिम ऑप्शन डी एडवर्सरी का अर्थ है प्रतिद्वंदी। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94, निर्देश है दी गई इडियम या मुहावरे का अर्थ बताएं, तो पढ़ते हैं। टू मिस द बोट या मिस द बस का अर्थ होता है अवसर को गंवा देना, मौका खो देना। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है, टू मिस अ गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छे मौके या अवसर को गंवा देना। अन्य ऑप्शंस में टू मिस वंस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अपने यातायात के जो मोड या माध्यम को मिस करना, बिल्कुल नहीं। टू फील सैड, दुखी होना नहीं। टू रन लेट, रन लेट का अर्थ होता है देरी होना, अगर आप कहीं पहुंचने में या काम करने में देरी हो रही है तो यू आर रनिंग लेट, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न मिला है, पहले पढ़ें और फिर लॉजिकली रीअरेंज करें, तो पढ़ते हैं। These routes enable swift movement of troops and military equipment. Enable है सक्षम बनाना, swift है तेज, movement है आना जाना, आवागमन ऑफ ट्रूप्स, ट्रूप्स का अर्थ है सिपाही, फौजी टुकड़ियां, एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का अर्थ है साजो सामान। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आने वाली, ये संस्था दूर दराज के क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, सड़कें बनाती है, टनल्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है। बिल्ड्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन रिमोट बॉर्डर एरियाज, रिमोट का अर्थ है दूरस्थ, बॉर्डर एरियाज है सीमा के क्षेत्र जो देश की सीमाओं पर है। बिसाइड्स डिफेंस, बिसाइड्स का अर्थ के अलावा, सुरक्षा के अलावा, दे कनेक्ट आइसोलेटेड कम्युनिटीज, आइसोलेटेड जो अलग थलग हैं, जो बिल्कुल लोगों से अलग थलग है। टू मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेन स्ट्रीम है मुख्य धारा, जो मुख्य धारा की इकोनॉमिक एक्टिविटी से जोड़ते हैं उन लोगों को जो आइसोलेटेड हैं, सबसे अलग थलग हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। दी ऑर्गेनाइजेशन दस सर्व्स, इस प्रकार किस प्रकार की सेवा देती है यह ऑर्गेनाइजेशन, बोथ दोनों ही, स्ट्रेटेजिक रणनीतिक एंड डेवलपमेंटल पर्पसेस, डेवलपमेंटल है विकास संबंधी, सिमल्टेनियसली एक साथ। तो ये संस्था विकास और रणनीतिक दोनों उद्देश्यों को सर्व करती है एक साथ। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि BRO या बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आने वाली एक संस्था है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं QPR और अंतिम खंड S। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट Q, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन रिमोट बॉर्डर एरियाज। Q के उपरांत होगा खंड P, दीज रोड्स, ये जो सड़कें वो बनाते हैं, जिनको बनाते हैं और मेंटेन करते हैं। इनेबल स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, स्विफ्ट का अर्थ है रैपिड, क्विक, तो जिससे जो सिपाही या फौजी टुकड़ियां उनका क्विक मूवमेंट होता है। मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री के साजो सामान का P के उपरांत हो सकता है मात्र खंड R। बिसाइड्स डिफेंस, डिफेंस के अलावा दे कनेक्ट आइसोलेटेड कम्युनिटीज टू मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एक्टिविटी, और अंतिम खंड मात्र ऐसी हो सकता है दी ऑर्गेनाइजेशन 10 सर्व्स, इस प्रकार ये किस प्रकार की सेवा देती है, बोथ स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंटल पर्पसेस, सिमल्टेनियसली एक साथ, जो विकास और रणनीतिक जो हमारे उद्देश्य हैं दोनों को सर्व करती है। हमारा आंसर वो ऑप्शन ही होगा जो हमें देता हो सबसे पहले QPR और अंतिम खंड S। इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्नों के लिए हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय, जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, पहले हल करने की चेष्टा ना करें, उसके उपरांत इसे पढ़ें और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें, और यदि समय अपर्याप्त या नाकाफ़ी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, किंतु हमेशा ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। The sun, the star at the center of dash solar system is nearly perfect ball of hot plasma। विद्यार्थी ध्यान दें, द सन है सूर्य, द स्टार सूर्य एक तारा है,
एट द सेंटर ऑफ डैश सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम आप जानते हैं सौर तंत्र, इज अ नियरली परफेक्ट बॉल, ये एक लगभग पूरी परफेक्ट गेंद है, ऑफ हॉट प्लाज्मा, प्लाज्मा को हिंदी में हम प्लाज्मा कहते हैं, ये द्रव्य की या मैटर की चौथी स्टेट मानी जाती है, हिंदी में प्लाज्मा, इंग्लिश में प्लाज्मा। इट हैज़ इंस्पायर्ड मिथोलॉजी एंड रिलीजन, मिथोलॉजी का अर्थ है दंत कथाएं, एंड रिलीजन धर्म, इन डैश अराउंड द वर्ल्ड, विश्व भर में, सिंस एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय से। इट कीप्स आवर प्लैनेट, प्लैनेट का अर्थ है हमारा ग्रह पृथ्वी, वार्म एंड गिव्स अस लाइट, लाइट है प्रकाश, मेकिंग इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे इंपॉर्टेंट जो है एनर्जी का शायद स्रोत रहा होगा, पढ़ने पर पता चलेगा। तो इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सूर्य और उसके गिर्द घूमने वाले जितने भी ग्रह हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, उसके विषय में है। तो अब हम इसे हल कर सकते हैं, एक बार पुनः पढ़ते हैं। द सन द स्टार एट द सेंटर ऑफ डैश सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौर तंत्र, उसके केंद्र में ये तारा है जिसका नाम है सूर्य, इज नियरली अ परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा या प्लाज्मा, ये जो है एक लगभग परफेक्ट गेंद है गर्म प्लाज्मा की। अन्य ऑप्शंस में ओनली आप जानते हैं, डिस्टेंट है दूरस्थ, और आप जानते हैं एक, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी आवर हमारा ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए, इट हैज इंस्पायर्ड मिथोलॉजी एंड रिलीजन इन डैश अराउंड द वर्ल्ड, इन कल्चर्स, क्योंकि दंत कथाएं और धर्म कल्चर से संबंधित है, दुनिया भर की जो संस्कृतियां हैं उसमें सूर्य ने प्रेरित किया है दंत कथाओं को और धर्मों को। अन्य ऑप्शंस में प्रोसेसेस आप जानते हैं प्रक्रियाएं, सीन है दृश्य, और टाइप्स है प्रकार, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, इट हैज़ इंस्पायर्ड मिथोलॉजी एंड रिलीजन इन कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स, इट कीप्स आवर प्लैनेट वार्म, इट अर्थ यहाँ पर प्रोनाउन है, प्रयोग में लिया गया है सन के लिए, सूर्य के लिए, ये गर्म रखता है हमारे ग्रह को, पृथ्वी को, एंड गिव्स अस लाइट, और हमें प्रकाश देता है, आलोक देता है, मेकिंग इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, सोर्स का अर्थ है स्रोत, और इस प्रकार ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है ऑफ लाइफ, ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ, और जो जीवन के लिए ऊर्जा चाहिए वो पृथ्वी पर, उसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। तो पृथ्वी पर जो जीवन है उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। अन्य ऑप्शंस में जेस्चर का अर्थ है कोई इशारा या हाव भाव, कंट्रोल नियंत्रण है, और सिंबल का अर्थ है प्रतीक, हमारा आंसर मात्र सोर्स या स्रोत ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ, इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड एज, आप जानते हैं एज का प्रयोग तुलना के लिए करते हैं, और बीच में आती है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, तो ये लगभग एज वाइड एज 100 टाइम्स है, यानी पृथ्वी की जो विड्थ है, चौड़ाई है, उससे सूर्य की जो चौड़ाई है इज अबाउट 100 टाइम्स, 100 गुना है, यानी सूर्य लगभग इतना चौड़ा है जितनी 100 पृथ्वियाँ हो। इट इज़ अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड एज द अर्थ। अन्य ऑप्शंस में अबाउट है लगभग, नहीं, लाइक भी नहीं, देन भी नहीं, एज के साथ हम प्रयोग करेंगे एज का, एज तुलना के लिए। आगे बढ़ते हुए, इन द एब्सेंस ऑफ द सन, सूर्य की अनुपस्थिति में, नीदर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का अर्थ है प्रकाश संश्लेषण, आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। सूर्य के अनुपस्थिति में नीदर फोटोसिंथेसिस नॉर ऑक्सीजन वुड एग्जिस्ट, सूर्य की अनुपस्थिति में न प्रकाश संश्लेषण होगा, ना ही अस्तित्व होगा ऑक्सीजन का, प्राणवायु का, लीविंग नो। आगे बढ़ते हुए, लीविंग नो, अंतिम प्रश्न, लीविंग नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और फिर जीवन का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व ही नहीं होता। एक बार पुनः पढ़ लें, इन द एब्सेंस ऑफ द सन नीदर फोटोसिंथेसिस नॉर ऑक्सीजन वुड एग्जिस्ट, सूर्य की अनुपस्थिति में न फोटोसिंथेसिस होगा, ना ही हो सकता है ऑक्सीजन, या प्राणवायु भी नहीं हो सकती, लिविंग नो एग्जिस्टेंस, और फिर बचेगा कोई भी अस्तित्व नहीं, कोई भी जीवन नहीं होगा ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जीवन का कोई अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं होगा। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। स्किल आप जानते हैं कौशल, एंड है किसी चीज़ का अंत, और इन्हांसमेंट एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ होता है वृद्धि, बढ़ोतरी या बेहतरी।
हमारा आंसर ऑप्शन डी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ही रहेगा। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 844 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों, इन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय।